सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री क्लास 12 टर्म 1 का सेट 3 का सॉल्यूशन, और वो भी डिटेल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात बता दो कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अब लास्ट टाइम आ रहा है और लास्ट टाइम पे हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला कॉमन इंस्ट्रक्शन है वो आप सभी को पहले से ही पता है, तो इसको लेकर हम कोई डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सिर्फ एक शॉर्ट में बता दें, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन है, जिसमें एक आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आते हैं हमसे पहले क्वेश्चन पे। लिख रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस इन नेचर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इनमें कौन सा है जो नॉन क्रिस्टलाइन है या फिर कहें वो एमोर्फस है। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन मतलब वो एमोर्फस। ठीक है, कौन सा है, ठीक है, यानी अक्रिस्टलीय प्रकृति का है। तो देखो हमारे पास ऑप्शन गिवन है डायमंड, ग्रेफाइट, कॉमन सॉल्ट, ग्लास, यानी हीरा, ग्रेफाइट, साधारण नमक या सीसा या कांच। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास सॉलिड्स होते हैं। वो 2 टाइप के में मिलते हैं। एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन, ठीक है, नेचर में 2 टाइप के मिलते हैं। एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है हमारा एमोर्फस। ठीक है, तो जल्दी से क्या करते हैं, सभी का हम एग्जाम्पल याद रखते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले जैसे हमें क्रिस्टलाइन, ठीक है, अगर हमसे क्रिस्टलाइन का पूछा जा रहा है तो क्रिस्टलाइन होता है हमारा कौन सा, वो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जिसको हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट क्या होता है हमारा, कॉमन सॉल्ट होता है हमारा क्रिस्टलाइन नेचर का। क्रिस्टलाइन में और देखते हैं, एक होता है हमारा क्वार्ट्ज भी क्या है, क्वार्ट्ज भी क्रिस्टलाइन नेचर कम होता है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा SiO2, इसे सिलिका ऑक्साइड भी कहते हैं। थर्ड होता है हमारा डायमंड भी क्या है, डायमंड भी हमारा क्रिस्टलाइन है। इसके अलावा सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज ये भी क्या हमारा क्रिस्टलाइन है। बात करते हैं अगर एमोर्फस की, तो एमोर्फस कौन कौन होता है हमारा, एमोर्फस होता है हमारा ग्लास। ठीक है, ग्लास क्या होता है, ग्लास एमोर्फस होता है। इसके अलावा आपका जो भी मिलता है नेचर में, जैसे देख लो रबड़ या फिर देखो प्लास्टिक। ठीक है, नहीं, ये ऐसा चीज है जिसको आप तोड़ने पर वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं टूटता है ना, वो किसी भी फॉर्म में टूट सकता है, उसे कहते हैं हम एमोर्फस। तो हमसे पूछा था एमोर्फस के बारे में, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ग्लास यानी सीसा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। लिख रहा है एन एलिमेंट विथ एटॉमिक मास 100 हैज ए BCC स्ट्रक्चर एंड एज लेंथ 400 पिकोमीटर, द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज। ठीक है, एक तत्व है जिसका परमाणु द्रव्यमान 100 यूनिट है और वो BCC संरक्षण रखता है। तो कह रहा है इसके एकक कोष्ठ के किनारे की लंबाई अगर 400 पिकोमीटर है तो इसका घनत्व क्या होगा। तो याद करो फॉर्मूला क्या होता है हमारा डेंसिटी का, डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया है। डेंसिटी का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है हमारा Z इंटू एम डिवाइड बाई A³ इंटू Na। ठीक है, ZA क्या है, ZA होता है नंबर ऑफ एटम्स इन ए क्यूब। ठीक है, यानी जो हमारा क्यूबिक सेल होगा उसमें टोटल कितने एटम्स होंगे। तो देखो सबसे पहले हमें हिंट्स देके रखा है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है, BCC स्ट्रक्चर है। BCC स्ट्रक्चर के लिए कितने BCC में कितने एटम्स होते हैं, BCC में 2 एटम्स होते हैं एक क्यूब में। तो Z की वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2। ठीक है, देखो हमसे यहाँ एटॉमिक मास गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है हमें 100 यूनिट हो गया 100 डिवाइड बाई A³। ठीक है, एज लेंथ कितना है यहाँ पर 400 पिकोमीटर, किनारे की लंबाई 400 पिकोमीटर है। देखो ऑप्शन देखना वो हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो क्या करते हैं हम इसे भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर में हो जाएगा ये 400 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब इंटू Na होता है हमारा नंबर, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको सारे टर्म को आपको सॉल्व करना है। इन सारे टर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 5.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आएगा आपका डेंसिटी, और इस तरह से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन को आप खुद से करो, क्योंकि जितना कैलकुलेशन आप खुद से करोगे एग्जाम में उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन मुझे नहीं आपको करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन आयन इन NaCl स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, इसके बात करते हैं हम, एक्सप्लेन करते हैं ना, एक्सप्लेन क्यों। देखो NaCl में कहीं पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम या क्लोराइड, ठीक है, यानी हमसे पूछा जाए चाहे तो Na+, ठीक है, किसमें, इन NaCl में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर इन NaCl में होता है 6। बात करो अगर क्लोरीन आयन की, क्लोरीन आयन इन NaCl में ही क्लोरीन आयन की कोऑर्डिनेशन पूछा जाए तो वो भी 6 होता है। अब इसमें नया पॉइंट क्या याद रखना है, याद रखना आपसे NaCl के बारे में इस क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे सीजियम क्लोराइड के बारे में पूछा जा सकता है। तो याद रखना सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इन सीजियम क्लोराइड, वो होता है 8। एंड सिमिलरली क्लोरीन आयन, यानी क्लोरीन आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वयन संख्या इन सीजियम क्लोराइड में वो भी कितना होता है, 8। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक है, आपसे सीजियम क्लोराइड का भी पूछा जा सकता है। जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा द पॉइंट डिफेक्ट विच लोवर्स द डेंसिटी, यानी वो कौन सा डिफेक्ट है जिसके चलते डेंसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो बताओ डेंसिटी डिक्रीज कर रही है तो ये कौन सा डिफेक्ट होता है, यानी कौन सा दोष होगा जिसके चलते घनत्व हमारा कम हो जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, धातु आधिक्य दोष, जिसे हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी कहते हैं, या इनमें से नन ऑफ द एबव, यानी एक भी नहीं। तो पॉइंट याद रखते हैं कि हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट, एक बार खुद से रिवाइज करो, आपने भी पढ़ा होगा फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, ठीक है, अगर फ्रैंकल डिफेक्ट होता है तो आपका डेंसिटी क्या होता है, कोई चेंज करता है, लोअर डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, या रिमेन सेम रहता है। तो याद रखना डेंसिटी, ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं डेंसिटी, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, सेम, यानी फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई भी डेंसिटी चेंज नहीं करता है। अगर बात करें स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है, अगर शॉर्टकी डिफेक्ट होगा तो इसमें डेंसिटी क्या होता है, लोअर डेंसिटी, ठीक, यानी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। अगर बात करोगे आप, एक होता है हमारा वैकेंसी इफेक्ट, ठीक है, एक होता है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट में भी क्या होता है, इसमें भी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो देखो हमसे यहाँ पूछा गया था किसके बारे में, लोअर डेंसिटी, या तो लोअर डेंसिटी किस में होगा, या तो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट में होगा, या फिर हमारा वैकेंसी डिफेक्ट में होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, शॉर्टकी डिफेक्ट, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप, शुगर सिरप है उसमें वो किसका वेट कितना है, 234.2 ग्राम, कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है, यानी ये जो सिरप है ना उसमें कितना शुगर है, उसमें कितना शुगर है, सिर्फ 34.2 ग्राम शुगर है। तो लिख रहा है व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। तो अब बताओ यहाँ पर हमें जो टोटल वेट ऑफ शुगर कितना गिवन है, तो देखो वेट ऑफ शुगर, ठीक है, अगर आप शुगर की बात करो तो शुगर का वेट तो गिवन है हमें ओनली 34.2 ग्राम, ठीक। बात करोगे वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी सिरप, ठीक है, सिरप क्या, सिरप एक तरफ टाइप का सॉल्यूशन है जिसमें शुगर मिक्सअप है, तो उसका वेट कितना है 234.2 ग्राम, ठीक। तो बताओ इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, यानी शुगर को हमने जिस चीज़ में मिक्स किया है, यानी जिस सॉल्वेंट में मिक्स किया है विलायक में, तो विलायक का वेट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 234.2 माइनस 34.2, यहाँ सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 200 ग्राम, ठीक। अब बात करो, एक पॉइंट क्या याद रखना, याद रखो हमसे शुगर के बारे में पूछा गया है, तो मोलर मास ऑफ शुगर क्या होता है, ठीक है, मोलर मास ऑफ शुगर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। वेट रखते हैं, कार्बन का वेट होता है एटॉमिक मास 12, तो 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, यानी 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 इंटू 11, ठीक है। अगर आप इन सभी रखो, सारे वैल्यू को रख के सॉल्व करो तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 342 ग्राम,
तो हमसे पूछा, देखो हमसे पूछा है मोलर कंसंट्रेशन ना, यानी इसकी मोललता के बारे में पूछा गया है। तो मोलारिटी मतलब मोलर कंसंट्रेशन मतलब हमसे मोलालिटी के बारे में पूछा गया है। तो मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो देखो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन है यहाँ पर? शुगर। तो शुगर का हो गया गिवन मास 34.2 डिवाइड बाय इसका मोलर मास हमें गिवन है 342 डिवाइड बाय, अब क्या लिखा है? वेट। ठीक है, यानी वेट कितना है, कितने वेट में हम इसे डिसॉल्व कर रहे थे, यानी सॉल्वेंट का वेट कितना था। ठीक है, मोलालिटी है तो सॉल्वेंट होगा, तो हो जाएगा 200 ग्राम। इसको कन्वर्ट कर लो हम केजी में। ठीक, तो यहाँ सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 टाइम्स में कैंसिल, तो इसे लिख सकते हैं, ये पॉइंट आउट, यहाँ आ जाएगा नीचे 0, तो वैल्यू हो जाएगा 5, और ये डिवाइड हो जाएगा पूरा 10 टाइम्स से, यानी 5/10। सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2, 1/2 की वैल्यू 0.5, यानी इस सॉल्यूशन की मोलालिटी कितनी है? 0.5, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन को आराम से खुद से सॉल्व करना, तभी एग्जाम में सॉल्व होगा, नहीं तो एग्जाम में सिर्फ वीडियो देख के सॉल्व नहीं होगा, खुद से करना होगा, स्लोली करना है। आते क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू। ठीक है, फ्राइडे का जो एक लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, यानी फ्राइडे का विद्युत विच्छेदन नियम। तो देखो फ्राइडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है? फ्राइडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occurs at any electrodes during electrolytes by a current is proportional to the quantity। ठीक, क्वांटिटी। तो इसको अगर आप फर्स्ट लॉ याद देखो, तो जितना अमाउंट केमिकल रिएक्शन में पार्ट करेगा वो किसके इक्वल होता है? Z इंटू आई टी, जहाँ Z क्या होता है? Z होता है हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ठीक, ये क्या होता है? ये धातु का तुल्यानिक भार होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको फ्राइडे के दोनों लॉ पता होना चाहिए, जो कि आपने पढ़ा भी होगा कहीं। तो फ्राइडे का जो लॉ है वो किससे रिलेटेड होता है? वो ओनली उसके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ MnO4- टू Mn2+। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, और आपको रेडॉक्स रिएक्शन को क्या करना है? यहाँ पर आपका बैलेंस करने आना चाहिए। तो हमें क्या दिया है? MnO4-। ठीक, ठीक है, MnO4- ये होगा। हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है Mn2+ चाहिए। ठीक, कैसे बैलेंस करते हैं? सबसे पहले बैलेंस करने का तरीका होता है, सबसे पहले कि आप करो, देखो कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन है, तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले राइट हैंड साइड में 4H2O ऐड करते हैं, इससे क्या हो गया? 4 ऑक्सीजन आ गए। 4 ऑक्सीजन आए हैं, तो देखो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन भी है, तो क्या करें? लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं हम? 4H यानी 8। ठीक है, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, तो 8H+ ऐड करते हैं। अब क्या करते हैं? अब चार्ज बैलेंस करते हैं ना, कि टोटल चार्ज कितने हैं। देखो राइट हैंड साइड में मेरे पास 2+ चार्ज है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ 4- चार्ज है और प्लस 8H+ चार्ज है। ठीक, और तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको टोटल बैलेंस करना है। ठीक है, कितने होने चाहिए? तो यहाँ से मैं थोड़ा सा बैलेंस करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, कितने हो जाएगा टोटल? यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ बैलेंस करके, तो यानी चार्ज कितने ट्रांसफर होना चाहिए पड़ेगा? यहाँ पर हमें 5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने का पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन का। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को खुद से बैलेंस करना, मैंने यहाँ पर फुली बैलेंस अच्छे से नहीं किया है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो कुछ काम आप भी करो। तो N×F, N की वैल्यू है 5 इलेक्ट्रॉन और F की वैल्यू कितनी होती है? 96500। सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 48250,
इसको आप चाहो तो ऑप्शन में देखो, इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, 4.82500 10⁵ कूलम। ठीक है, यहाँ देखना करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखना सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है द एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक, तो मोलर कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, वो होता है हमारा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, याद रखना सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये होता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी की चालकता की गई। क्वेश्चन नंबर 9 है विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कौन सा कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे, यानी वो तापमान पे निर्भर नहीं करता है। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो तो होगा आपका मोलालिटी यानी मोललता। अब ध्यान एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारा होता है मोलालिटी, ठीक, जो आपका मोलालिटी होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे जो हमें डिपेंड करता है, ठीक, वो होता है हमारा मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी मतलब मोलरता, मोलरता डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। कैसे कैसे ये डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर देखो मोलारिटी ना, ये मैं लिख रहा हूँ मोलारिटी, मोलारिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे। ठीक, यानी वाइस वर्सा, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा मोलारिटी होता है, ठीक है, मोलारिटी क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलारिटी डिक्रीज करेगी। तो आपसे एग्जाम में मोलारिटी के बारे में पूछा जा सकता है। हाँ, हमसे पूछा गया था इंडिपेंडेंट कौन होता है, तो वो होता है हमारा मोलालिटी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 200 ml वाटर इज एडेड टू 500 ml ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन। ठीक है, कह रहा है कि 200 ml वाटर इज ऐड कर रहे हैं, किस में ऐड कर रहे हैं, मेरे पास पहले एक 0.2 मोल का एक सॉल्यूशन था, कितना सॉल्यूशन था, 500 ml। ठीक, इसमें क्या किया, इसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 200 ml। अब 200 ml हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, उसकी मोलारिटी में चेंज आएगा। तो कितना चेंज आएगा, अब हमें फाइंड करना है। तो याद करो, अब देखो हमने क्या ऐड किया, हमने ऐड किया है यहाँ पर वाटर। ठीक है, यानी क्या चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स तो हमने यहाँ कोई चेंज नहीं किया है, वो तो एज पहले जैसा ही रहेगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन लीटर। लेट सपोज इसे हम m1 लिख रहे हैं पहले, तो बाद में मान लो मोलारिटी हो गई m2। ठीक, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल सेम रहेगा, चेंज किया हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ से लिख सकते हैं, दोनों से क्या आ जाएगा, दोनों जगह से लिख सकते हैं कि n की वैल्यू हो जाएगी m1 इंटू v1, और यहाँ से भी n की वैल्यू हो जाएगी m2 इंटू v2। यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ठीक है, m2 v2, इसे कैपिटल M लिखना क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा मोलारिटी है। ठीक, तो m1 कितना है, ठीक है, पहले हम किस में मिल रहे थे, तो पहले था ये 0.2 मोलर। ठीक, वॉल्यूम कितना था 500 ml, इसको कन्वर्ट कर लो लीटर में, तो ये 1000। नया मोलारिटी हमें फाइंड करना है, लेकिन नया वॉल्यूम कितना हो गया है, अब हम ऐड करने पर टोटल कितना हो जाएगा 700 ml। इसको कन्वर्ट कर लो हम लीटर में, सॉल्व करते हैं, जीरो कैंसल आउट होगा, यहाँ से हमारी जो m2 की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा हमारा 1/7। ठीक है, सॉल्व करना आ जाएगा 1/7, और 1/7 की वैल्यू है 0.1428 मोलर। ठीक है, तो हमारा मोलरिटी कितना आ गया, मोलरिटी आ गया 0.428 मोलर। देखो करेक्ट ऑप्शन कहाँ है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी में।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, यानी सांदन के लिए फेन फ्लवन विधि का उपयोग होता है। ये किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सल्फाइड ओर्स। अब बात करते हैं एक्सप्लेन की क्या क्या होता है। तो देखो फोर्स, ठीक है, जो हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ये होता है हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ये किसके लिए होता है, ये किसके ऑक्साइड के अयस्क के लिए हम यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं, ये यूज करते हैं हम सल्फाइड ओर के लिए। अब बात करते हैं दूसरा, एक होता है हमारा रोस्टिंग, ठीक है, ये तो गया फोर्स फ्लोटेशन मेथड। दूसरा होता है हमारा रोस्टिंग। रोस्टिंग के लिए भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है बहुत बार। तो ये यूज करता है प्रोसेस इज यूज फॉर द सल्फाइड ओर, ठीक है। इसका भी यूज किसके लिए करते हैं हम, सल्फाइड ओर के लिए करते हैं, ठीक है, सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। एक आता है हमारा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का यूज कहाँ करते हैं, कैल्सिनेशन का यूज करते हैं फॉर, ये यूज करते हैं हम कार्बोनेट ओर के लिए। किस लिए करते हैं हम, कार्बोनेट ओर के लिए करते हैं। एक और याद रखते हैं हम, हॉल रॉड्स मेथड प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस का हम यूज कहाँ करते हैं, इस प्रोसेस का हम यूज करते हैं एल्युमिनियम ओर के लिए। तो ये सारे पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इन सारे पॉइंट को याद रखना, एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे मेथड्स भी याद रख, आपको याद होने चाहिए। एक होता हमारा लीचिंग, ठीक है, एक होता हमारा लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस यूज करते हैं हम, ठीक है, यूज फॉर द कंसंट्रेशन, ठीक है, इसका भी यूज करते हैं, ये भी हम सांतन के लिए ही यूज करते हैं। और एक आता है आपका लास्ट में, जिसको हम बोलते हैं वैन एर्कल मेथड, ठीक है, वैन एर्कल मेथड, वैन एर्कल मेथड। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं टू रिफाइन, ठीक है, यूज करते हैं रिफाइनिंग, ठीक है। किसके रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं, इसका हम यूज करते हैं किसके रिफाइनिंग के लिए, ये करते हैं हम जिंक्रोनियम और टाइटेनियम, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको याद होने चाहिए। हमसे पूछा गया था पर सल्फाइड के बारे में, तो हमसे पूछा गया था फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, तो यूज करते हैं हम सल्फाइड ओर के लिए। आते क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कैलेमाइट इज ए ओर ऑफ, ठीक है, कैलेमाइट किसका ओर है, तो याद रखना कैलेमाइट ओर है वो होता है हमारा जिंक का, ठीक। अब याद रखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या, कि कैलेमाइट का आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि बताओ कैलेमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो कैलेमाइट का फॉर्मूला होता है जिंक कार्बोनेट, यानी CzNCO3, ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर कैलेमाइट का होता है जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3। तो ये भी आपको याद रखना है। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है फ्लक्स SiO2 इज यूज टू रिमूव, ठीक है। फ्लक्स में हम SiO2 का यूज किसको रिमूव करने के लिए करते हैं, तो याद रखना इसका यूज करते हैं हम फेरस ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब याद को आते हैं इसके रिएक्शन पे, ये कैसे रिमूव होता है, तो होता है SiO2 प्लस फेरस ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है हमारा एसिडिक फ्लक्स, ठीक है, ये एसिडिक फ्लक्स है। और फेरस क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा बेसिक फ्लक्स, ठीक है, ये बेस नेचर का होता है, ये होता है हमारा बेसिक फ्लक्स। अब क्या होगा, दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, ये बन जाएगा हमारा FeSiO3, तो क्या होगा, जिसको हम कहते हैं स्लैग, ठीक है। तो ये होता है इसका हमारा कंप्लीट रिएक्शन। अब क्या होता है, ये FeO क्या होता है, ये बेसिक फ्लक्स है, फ्लक्स नहीं से करो, ये इम्प्योरिटीज है ना, हम इसी तो हटाना चाह रहे हैं, इम्प्योरिटीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ए सब्सटेंस एडेड टू ओर टू रिमूव इम्प्योरिटी, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स सब्सटेंस होता है टू रिमूव, ठीक है, हटाने के लिए, किसको हटाने के लिए, टू रिमूव इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज, ठीक है, इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम यूज करते हैं फ्लक्स का। अब कुछ याद रखो एसिडिक फ्लक्स कौन कौन से होते हैं, कहीं पूछा जाए आपसे एसिडिक फ्लक्स, ठीक है, तो एसिडिक फ्लक्स कौन कौन से होंगे,
तो एसिडिक फ्लक्स होता है हमारा SiO2, सिलिका ऑक्साइड, CO2 या SO2, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। बात करोगे अगर बेसिक फ्लक्स, ठीक है, यानी बेसिक फ्लक्स, तो बेसिक फ्लक्स कौन सा होता है? अभी मैंने बताया था फेरस ऑक्साइड, तो आपको ये भी याद रखना है। आते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट 14 में, कह रहा है हॉल हेराल्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, ठीक है, हॉल हेराल्ड विधि का उपयोग कहाँ होता है? अभी मैंने 2 क्वेश्चन पहले बताया था कि हॉल हेराल्ड विधि का यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस, यूज होता है फॉर एल्युमिनियम के लिए। अभी मैंने जस्ट पहले बताया था कि आपको इंपॉर्टेंट प्रोसेस याद रखना है। आते क्वेश्चन 15 लिख रहा है व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर शोन बाय जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड कौन सा डिफेक्ट शो करता है? ठीक है, ठीक है, कौन सा रसस्मिकृति दोष प्रदर्शित करता है जिंक सल्फाइड? तो मैंने बताया था, देखो मैंने पहले बताया है एक बार कि फ्रैंकल डिफेक्ट, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि फ्रैंकल डिफेक्ट कौन कौन से शो करते हैं। ये सारे चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, समझ लो यही आपका एक तरह से यहाँ पर रिवीजन भी हो जा रहा है कि फ्रैंकल डिफेक्ट कौन कौन शो करते हैं। ये शो करता है हमारा जिंक सल्फाइड, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड या AgI यानी सिल्वर आयोडाइड, ये शो करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। बात करोगे अगर स्कॉटकी डिफेक्ट की, ठीक है, तो स्कॉटकी डिफेक्ट कौन कौन शो करेगा? तो स्कॉटकी डिफेक्ट आपका शो करेगा NaCl, ठीक है, KCl, CaCl, ठीक, एंड AgBr, ठीक है, ये भी शो कर सकता है। बोथ कौन, अब बताओ इसमें से कौन ऐसा है जो दोनों शो कर रहा है बोथ डिफेक्ट? देखो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में आपको जो कॉमन दिखेगा वो दिखेगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड दोनों शो करता है। तो ये भी रखना कि कौन सा डिफेक्ट, कौन सा ऐसा एलिमेंट है या फिर कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, जो दोनों टाइप के डिफेक्ट को शो करता है। तो ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिल्वर ब्रोमाइड। हमसे जिंक सल्फाइड के बारे में पूछा गया था, तो जिंक सल्फाइड शो करता है फ्रैंकल डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन मिनरल इज कॉल्ड, ठीक है, किसी मिनरल में जो अशुद्धियाँ क्या कहलाती हैं, उस अशुद्धियाँ को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं गैंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? गैंग होता है इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन मिनरल, ठीक है। अब देखो ये भी आपका यहाँ पर मैं करा रहा हूँ रिवीजन, आपको अलग से कुछ ज़्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आपसे पेज पूछा जाएगा। गैंग क्या होता है? ये होता है इम्प्योरिटीज, यानी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन मिनरल, ठीक है। मिनरल में जो अशुद्धियाँ यानी खनिज में जो अशुद्धियाँ उपस्थित होती है उसे हम कहते हैं गैंग। एक होता है हमारे पास फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है सब्सटेंस जो ऐड करते हैं, ठीक है, फ्लक्स को ऐड करते हैं टू और, ठीक है, और में टू रिमूव इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो देखो इसको हम कहाँ यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं किसमें? और में, ठीक है, और में हम मिलाते हैं ताकि इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। बात करोगे अगर और, ठीक है, और क्या होता है? मिनरल्स विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड और। और क्या होता है? ये होता है, ये मिनरल्स है ना, मिनरल्स, मिनरल्स फ्रॉम विच, मिनरल्स विच कैन बी, यानी वो जिस चीज को हम, विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड, यानी जिस चीज को हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें क्या था, जैसे मुझे मुझे चाहिए एल्युमिनियम, तो हम कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं हम बॉक्साइट। तो बॉक्साइट क्या हो गया? वो हो गया हमारा एल्युमिनियम का ओर, ठीक। और लास्ट में आता है हमारे पास स्लैग। स्लैग भी आपको पता होगा स्लैग क्या होता है? ये होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग एंड फ्लक्स, ठीक है। ये क्या होता है? ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है, होता है कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग प्लस फ्लक्स, ठीक।
तो हमसे पूछा था इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन मिनरल, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन गैंग। क्वेश्चन नंबर 17 है लुकास टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है। लुकास टेस्ट का हम कहाँ यूज करते हैं? लुकास टेस्ट का हम यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए, यानी उनमें क्या विभिन्नता है इसको। अब कहीं पूछा जाए, अब इसमें क्या पूछा सकता हो कि बताओ लुकास रिएजेंट, ठीक है, लुकास रिएजेंट ये होता क्या है? तो लुकास एजेंट क्या होता है? जिंक क्लोराइड इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यानी सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड में अगर आप जिंक क्लोराइड को मिक्स करो तो इसे क्या करते हैं? इसे हम कहते हैं लुकास रिएजेंट, जिसका यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल के बीच में विभिन्नता जानने के लिए। बात है क्वेश्चन नंबर 18, लिख रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए conductivity cell contains 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if conductivity of 0.001 mole sodium potassium chloride solution at 290 is 0.198 10 to the power minus 3 सीमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि कंडक्टिविटी, ठीक है, किसी का रेजिस्टेंस हमें दिया जा रहा है कि अगर 0.001 मोलर, ठीक है, क्या है कंडक्टिविटी कितनी है? कंडक्टिविटी हमें कितनी है वो हमें गिवन है 0.198 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक, सीमेन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमें दिया है उसकी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी है? रेजिस्टेंस गिवन है 1500 ओम, ठीक। अब देखो दोनों पर मोलारिटी तो सेम है दोनों की, वो तो चेंज नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर भी सेम रखा है। तो हमारा सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ से हो जाएगा हमारा सेल कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, ठीक है, कैपिटल जी से। ये क्या होता है? ये होता है हमारा कंडक्टिविटी के इंटू रेजिस्टेंस आर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं 0.198 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू रेजिस्टेंस गिवन है हमें 1500 ओम। देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, सॉल्व करोगे इसको पूरा सॉल्व करने पर कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 198 इंटू 15, ठीक, इन 1500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इसे सॉल्व करो पूरी वैल्यू, ये वैल्यू आती है 0.297 के इक्वल, यानी सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.297 पर सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 250 ग्राम ऑफ 25% एंड 500 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। ठीक, हमसे क्या पूछा कि द्रव्यमान के अनुसार 25% विलयन का 200 ग्राम और 40% विलयन का 500 ग्राम को अगर हम मिलाते हैं तो बताओ अब विलयन में विलय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? यानी हमसे पूछा गया परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट इन मास ऑफ ए सॉल्यूशन। तो देखो पहला केस, ठीक है, हम लिखते हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूट, तो पहले केस में मास सॉल्यूट कितना मिला है? वो कह रहा है कि वो 250 ग्राम का कितना है सॉल्यूट? सिर्फ 25% है। 25 मतलब 25/100, सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 62.5 ग्राम। यानी पहला जो मिक्सचर है हमने जो लिया था उसमें सॉल्यूट कितना था? 62.5 ग्राम है। अब बात करते हैं, और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? केस 1 में कितने सॉल्यूशन में ये सॉल्यूट है? तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो हमारा 250 ग्राम है, ठीक। बात करते हैं केस 2 में। केस 2 की बात करो तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? तो सेकंड केस में जो हम सॉल्यूट ले रहे हैं, ठीक है, उसको क्या लिखा है कि वो 400 ग्राम में कितना सॉल्यूट है? 400 ग्राम में है, और वो 500 ग्राम में है हमारा 40%, यानी 40/100,
सॉल्व करो, ये आ जाएगा हमारा 200 ग्राम। ठीक, 62 ग्राम, 2.5 ग्राम एंड 200 ग्राम। पहले केस में मास ऑफ सॉल्यूशन है 250 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इन सेकेंड सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इन सेकेंड केस वो कितना है, वो है हमारा 500 ग्राम। ठीक, तो बताओ टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, तो दोनों सॉल्यूट के मास को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 62.5 प्लस 200, ये हो जाएगा हमारा 262.5 ग्राम। ठीक, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन दोनों को ऐड कर लो, दोनों सॉल्यूशन को ऐड करोगे यानी 250 ग्राम और 500 ग्राम, तो ये हो जाएगा हमारा 750 ग्राम। ठीक, तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट यानी 260.5 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यानी 750 ग्राम इंटू 100। ठीक, यहाँ सॉल्व करते पूरी वैल्यू को, पॉइंट आओगे तो नीचे जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करो तो ये आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स 25 से, ये हो जाएगा 105 से 25 से, और 3 से 1 टाइम्स और 3 टाइम्स हो जाएगा 35, यानी यहाँ जो हमारा आएगा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन मिक्सचर, ये कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 35%, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिखा द आईपीसी नेम। ठीक है, आईपीसी नेम क्या होगा इस एलिमेंट का, तो देखो याद करते हैं हम कैसे देखेंगे। देखो यहाँ पर तो एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ से कौन सा लॉन्गेस्ट चेन होगा हमारा हाइड्रोजन का, मतलब कार्बन का। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं कहाँ कहाँ से होगा, तो एल्कोहल देखो कहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस वाले ग्रुप पर हमारा है जुड़ा हुआ, और कार्बन का डबल बॉन्ड कहाँ है, ठीक है, डबल बॉन्ड है हमारा इस पॉइंट पर। ठीक, तो नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं, यानी ये 1 यहाँ से डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6, अब डबल बॉन्ड कहाँ है, फर्स्ट वाले कार्बन पर है, तो इसका और टोटल कार्बन कितने 6 कार्बन, तो हो जाएगा हेक्स। ठीक, पहले वाले पर क्या है, डबल बॉन्ड लगा है, तो हो जाएगा 1 इन, और कार्बन, और ये OH ग्रुप कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये हमारा थर्ड कार्बन पे जुड़ा हुआ है, यानी हो जाएगा 3 ऑल, यानी हेक्स 1 इन 3 ऑल, और ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। आते क्वेश्चन नंबर 21, लिख रहा है द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ। ठीक है, बुरा इसका बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, जब इसको आप रिएक्शन कराओगे वैसे तो आपको मिलेगा प्रोपेन 2 ऑल। अब बात करते हैं रिएक्शन की, रिएक्शन क्या हो रहा होगा, तो देखो ये क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसमें हम H2O हम यूज कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा कि ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, कैसे, एक हो जाएगा प्लस, ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, एक हो जाएगा 2, एक प्लस में और एक माइनस में। प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ पर लॉन्गर चेन ऑफ कार्बन है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है जुड़े हुए डबल बॉन्ड के बाद, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक, H2O H प्लस यानी इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हो जाएगा H प्लस एंड OH माइनस। ठीक, जुड़ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CH3 CH, जहाँ प्लस है वहाँ के जुड़ जाएगा OH ग्रुप, और सिंस ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया सिंगल बॉन्ड में, यहाँ हो गया CH2 पे था माइनस, यहाँ जुड़ के आ जाएगा H प्लस, बन जाएगा टोटल बॉन्ड ये। ठीक, तो इसको क्या सकते हैं, इसको हम और चाहे तो लिख सकते हैं CH3 CHOH CH3, ये हो जाएगा मीथेन इथेन प्रोपेन 2 ऑल, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रेडिक्ट। ठीक है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का
प्रोडक्ट क्या होगा वो हमें प्रेडिक्ट करना है। ठीक, तो देखो इसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं अच्छे से। CH3 C CH3, नीचे भी CH3, ठीक, यहाँ आ जाएगा O, यहाँ आ गया C2H5। इसको हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ होगा कि ये H+ और I- में ब्रेक होगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ आएगा माइनस, और अभी मतलब प्लस कहाँ जाएगा, प्लस आ गया इस C वाले कार्बन पे। अब यहाँ पर जुड़ जाएगा कौन, यहाँ पर जहाँ हमारा प्लस है। ठीक, तो देखो क्या जुड़ेगा, ये आयोडीन यहाँ जुड़ जाएगा और ये H+ इस O पे। तो हमारा फाइनल रिएक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा CH3 CH3 एंड यहाँ जुड़ गया हमारा आयोडीन का एटम आके जुड़ गया, प्लस यहाँ जुड़ जाएगा HOC2H5। ठीक, तो बताओ ये कौन सा रिएक्शन बन गया हमारा, ये बन गया हमारा एक तो हमारा है सेकंड वाला, ये तो हमारा गया इथेनॉल हो गया। ठीक है, C2H5OH तो हमारा गया इथेनॉल। और ये क्या है, ये किस टाइप का आयोडाइड है, तो देखो कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन आयोडाइड। यानी ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फर्स्ट आइटम है हमारा ये ब्यूटाइल आयोडाइड है, और दूसरा हमारा क्या है, वो हमारा इथेनॉल है। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर 23 में कर रखा है, वन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताना है ईथर का, हम कौन यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम जो यूज करते हैं ये होता है हमारा विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, जब हम CH3 यानी मिथाइल क्लोराइड को हम NaOCH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, हमें मिलता है ईथर, CH3OCH3, और यहाँ क्या मिलता है, हमें मिल जाता है NaCl। ठीक, रिएक्शन क्या हो रहा था, CH3+ हो रहा था, क्लोरीन माइनस था, यहाँ पर Na+ और ये O-। अब ये देखो सबको जोड़ दो, O- ये जुड़ जाएगा प्लस से, और ये माइनस ये जुड़ेगा Na से, तो कम्यूटेशन हमारा ये होगा, इसको हम लोग कहते हैं ईथर। ठीक है, और इस मेथड को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। आते क्वेश्चन नंबर 24 में लिख रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टीम वोलाटाइल। ठीक है, हमसे क्या पूछा रहा है, स्टीम वोलाटाइल है, यानी वो वाष्पशील है, यानी वो वाष्प बनकर उड़ सकता है। तो इसमें क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन तो होगा हमारा ए। अब बात करते हैं इसके थोड़े से डिस्कशन के बारे में, एक्सप्लेनेशन, यानी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होगा, तो देखो ये हमारा बॉन्ड बनेगा ऐसे, ये हो गया हमारा, ये हो गया फिनॉल ग्रुप। ऑर्थो ये होता है ऑर्थो पोजिशन, यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा नाइट्रो ग्रुप। कैसे जुड़ेगा, ये O-, यहाँ होता है O। अब क्या करता है ये कि यहाँ बना लेता है ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्या बनाता है ये, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, तो क्या होता है ये सबसे ज़्यादा स्टीम वोलाटाइल होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारा है, यहाँ पर फॉर्म हो जाता है एक हाइड्रोजन का बॉन्ड। ठीक, बाकी आप सबको पता है कि सारे पोजीशन को हम कहते क्या क्या है, अगर यहाँ OH ग्रुप जुड़ा है तो ये होता है हमारा ऑर्थो पोजीशन, ये होता है मेटा, और ये होता है हमारा पारा। तो सिर्फ ऑर्थो वाला जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है वही सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, किसके साथ, OH ग्रुप के साथ। आते क्वेश्चन 25 है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट एसिडिक करेक्टर। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है वो तो होता है हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर भी याद रखना। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर फिनॉल ग्रुप है OH, यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप जुड़े होते हैं। कितने नाइट्रो ग्रुप, टोटल 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े होते हैं, कुछ इस टाइप से। ठीक,
ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको ही हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, नंबरिंग कैसा करते हैं, तो देखो नंबरिंग ऑर्थो से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। एंड देखो नाइट्रो ग्रुप कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, 2 4 और 6 में, 2 पर 4 पर और 6 पर, इसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। ठीक है, 26 कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन, यानी SN2 रिएक्शन में सबसे ज़्यादा फास्ट कौन रिएक्शन करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होता है हमारा, ये क्या है, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है सारे। ठीक, अब इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। ठीक है, हमें स्टेबिलिटी भी याद रखना है। तो क्या क्या याद रखते हैं, सबसे पहले हम याद रखते हैं एक स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, हम याद रखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की होती है, फिर सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड की होती है, फिर थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड की होती है। तो ये सब आपको क्या रखना है, आपको SN2 रिएक्शन में सभी का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी याद रखना है। और क्या रख सकते हैं इसमें, बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, यानी कौन जल्दी से छोड़ देगा, इसे कहते हैं बेटर लिविंग ग्रुप, यानी कौन सबसे पहले छोड़ के भागेगा। ठीक, तो सबसे पहले छोड़ के भागता है वो होता है हमारा RI, फिर उससे कम RBr, उससे लेट छोड़ेगा कौन, RCl, और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन होता है, वो होता है हमारा RF। तो कह रहा है बताओ विच ऑफ द फ्लोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में वो फास्ट करेगा जो पहले छोड़ के भागेगा। और पहले छोड़ के भागने वाला कौन है, पहले छोड़ के भागेगा हमारा RI, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा CH3। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 में। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होता है, तो याद रखो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है हमारा CH3Cl, जिसे हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक डिक्रीजिंग ऑर्डर याद कर लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी घटते क्रम में डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होता है। ठीक, वो क्या होता है, वो होता है हमारा CH3Cl। ठीक, उससे कम होता है हमारा CH2Cl2, उससे कम होता है हमारा CHCl3, और सबसे कम होता है CCl4। ठीक, तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होता है, ये होता है हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये होता है हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, ये होता है हमारा लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट। तो हमसे पूछा था किसका, कि हाईएस्ट द्विगुण आगुण किसका है, तो किसका होगा हमारा, वो होगा हमारा सिंपल दिख रहा है मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl का। ठीक है, CH2Cl2 क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मिथिलीन क्लोराइड। CH3Cl को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का भी फॉर्मूला याद रखना है, ये हमारा क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 28 में। कह रहा है द प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन आर। ठीक है, इनमें रिएक्शन करने पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो तो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं क्यों 1 होगा, तो देखते हैं क्यों। रिएक्शन क्या हो रहा होगा, तो रिएक्शन हो रहा होगा यहाँ पर CH3CH2CH2OH। ठीक, इसको रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, SOCl2। ठीक है, SOCl2 को हम कहते हैं थिनॉइल क्लोराइड। ठीक, जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ये बनता है हमारा CH3CH2CH2Cl और प्लस में SO2 प्लस HCl। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये दोनों हमारे होते हैं बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट्स।
ये साथ में ये चीज भी बन जाता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में लिख रहा है हेलो एल्केन्स रिएक्ट विथ एजिसियन टू गिव। ठीक है, जब हेलो एल्केन्स रिएक्ट करते हैं एजिसियन से तो हमें क्या दिया जाता है। तो मैंने याद रखो फिर से, मैंने इस चीज़ के बारे में पहले भी फर्स्ट सेट और सेकंड सेट में भी क्वेश्चन था कि किस टाइप का हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं। यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं वो एजिसियन से करा रहे हैं। इसके दो ऑप्शन, अलग ऑप्शन क्या थे, केसियन भी होता है। ठीक है, केसियन भी हो सकता है। तो देखो जब एजिसियन रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो जैसे मान लो हेलो एल्केन है ना, लिखते हैं मान लो CH2 CH3 CH2Cl, इसको रिएक्शन करा रहे हैं हम एजिसियन से। ठीक है, एजिसियन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा CH3CH2NC। ठीक, अगर इसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, जब इसे कहते हैं हम आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्यों कहते हैं, आइसोसाइनाइड कहते हैं जब ये N ग्रुप आके जुड़ता है इस हेलो एल्केन के, तो इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। लेकिन अब इसमें आपको और क्या रखना है कि मान लो अगर हम इस एल्काइल हैलाइड CH3CH2Cl को अगर हम केसियन के साथ रिएक्शन कराते तब क्या बनता, तब बनता ये CH3CH2NC। अब देखो ये होता CN। ठीक है, तब क्या जुड़ता, तब ये जुड़ता हमारा इस टाइप से, कार्बन बॉन्ड आके जुड़ जाता इस टाइप से। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ओनली साइनाइड। ठीक है, दिख रहा है यहाँ दोनों, एक बार नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ता है, नाइट्रोजन जुड़ता है, दूसरी बार कार्बन बॉन्ड बनाता है। दोनों अलग तरीके हैं। जब नाइट्रोजन जुड़ेगा तो उसमें हम एजिसिन यूज करेंगे, जब केसिन यूज करेंगे तो कार्बन बॉन्ड जुड़ेगा आके पहले। जब नाइट्रोजन जुड़ता है तो उसे कहते हैं आइसोसाइनाइड, जब कार्बन जुड़ता है तो उसे कहते हैं साइनाइड। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, एजिसियन यूज कर रहे थे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन ऐसा है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये तो है आपका ऑप्शन नंबर NCl5। ठीक है, ये आपका कभी इस टाइप का बॉन्ड नहीं बनता। अब क्यों नहीं बनता है तो सुनो इसका रीजन, कि ये एग्जिस्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि नाइट्रोजन एटम में कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है टू एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरीन एटम। ठीक है, इस नाइट्रोजन में कोई डी ग्रुप तो है ही नहीं। अब डी ग्रुप है नहीं तो ये कोई भी क्लोरीन एटम को कहाँ जाएगा, वो किसके साथ जाएगा, डी ऑर्बिटल तो है नहीं, वो तो उसमें तो होता ही नहीं नाइट्रोजन में। ठीक है, बाकी आपका फास्फोरस आर्सेनिक में सब में होता है। ठीक, एंड साथ ही साथ देखो कि नाइट्रोजन ग्रुप है वो एकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड नाइट्रोजन कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सो इट्स कोवैलेंसी ओनली अप टू 4। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम कितने एटम को एकोमोडेट कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन को, तो वो 8, उससे या तो कर नहीं सकता है। यानी इसके वैलेंस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी इसकी जो वैलेंसी कोवैलेंसी है वो मैक्सिमम 4 ही सकती है। ठीक है, इसलिए क्या है कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी इसको आप अपने नोट्स, आपने जहाँ ही पढ़ा ट्यूशन वहाँ पर इसको जरूर देख लेना अपने नोटबुक से, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपका नोटबुक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिविजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 लिख रहा है आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन विच P एग्जिस्ट इन +5 स्टेट। ठीक है, इसमें कौन एग्जिस्ट करता है। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन तो हमारा सी होगा। अब बात करें एक्सप्लेनेशन, एक एक ऑप्शन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम H3PO3। हम लिखते हैं H3PO3। तो हाइड्रोजन का होता है +1 यानी 1 × 3। फास्फोरस का हमें निकालना है, उसको हम X मान लेते हैं। ऑक्सीजन का होता है 3 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का होता है हमारा -2 = 0 होगा। सॉल्व करते हो जाएगा 3 + x - 6 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी +3। ठीक है, यानी H3PO3 तो होगा नहीं। अब बात करते हैं H3PO2 को लेकर। अगर H3PO2 होता तो लिखते 1 × 3 + x + 2 × -2, इसे लिखते 3 + x - 4 = 0। तो यहाँ x की कितनी आती है, x की वैल्यू आती है +1, ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं H3PO4 जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, देखते हैं ये होता कि नहीं। तो ये लिखते हैं हम 1 × 3 + x + 4 × -2, इसे लिखते हैं 3 + x - 8 = 0।
तो यहाँ से x की वैल्यू आती है +5 जो कि हमारा +5 जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। और लास्ट चेक कर लेते हैं हम किसको, H4P2O6 H4P2O6 तो होता है ये 1 × 4 + 2x + 6 × -2 होता है ये +4 + 2x - 12 = 0। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती, x की वैल्यू आती +4, तो आपको +4 हमसे पूछा था +5 स्टेट ना, +5 स्टेट, तो +5 स्टेट कितने आ रहा है, वो आ रहा हमारा H3PO4 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन नाइट्रेट ग्रुप NO3- द हिब्रिडाइजेशन ऑफ NH। ठीक है, इस हिब्रिडाइजेशन में NO3 में N का यानी NO3- नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का हिब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक, तो देखो नाइट्रोजन का नाइट्रेट आयन का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड O, इधर हो जाएगा O-, इधर हो जाएगा O-। अब काउंट करते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, क्या होता है सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, तो 1 2, यहाँ डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, वो 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ठीक, और 3 सिग्मा अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो क्या हो जाएगा S1P2, यानी जिसको हम लिख सकते हैं चाहो तो sp2, टोटल 3 हो गए, तो sp2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज। ठीक है, जिंक एक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि जो जिंक का अगर आप करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो देखो कैसे, जिंक का होता है एटॉमिक नंबर 30, इसका अगर आप करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3d10, ये हो जाएगा 4s2। ठीक, अब देखो एक चीज़ यहाँ पर कि जो 3d10 है यहाँ पर क्या है, d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड है। अगर d ऑर्बिटल कम्प्लीट फील्ड है तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो नहीं होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर फुल d ऑर्बिटल है। ठीक है, और फुल d ऑर्बिटल है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, नहीं है क्योंकि इसके पास फुल डी ऑर्बिटल है। तो देखो, तो क्यों लिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, इट हैज फुल डी ऑर्बिटल, इसलिए ये सही है। अब कह रहा है कि अंतिम कक्षा में इस इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, यानी इस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये भी सही है। ठीक है, इट हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल, ऐसा नहीं है, डी ऑर्बिटल पूरा फिल है। इट इज नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट, क्या जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, नहीं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसमें डी ग्रुप में, इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो डी ग्रुप का एलिमेंट है, यानी सब कुछ सही है। ठीक है, यानी सब कुछ इसलिए नहीं है, इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास फुल फील्ड डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन लिमिट नहीं करते हैं बस। आपके क्वेश्चन में 34 में कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, इनमें से कौन है जो कलर कंपाउंड शो करेगा, तो कलर कंपाउंड वही शो करेगा जिसके पास डी ऑर्बिटल में एक से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, यानी कलर, ठीक है, यानी कलर कौन कौन शो करेगा, कलर शो करता है जिसके पास डी ऑर्बिटल में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कलरलेस कौन शो करेगा, यानी कौन कलर लेस, यानी जो कौन कलर नहीं देगा वो होगा जिसके पास डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन हो या डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो, वो क्या आता है, वो कलरलेस शो करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सभी का लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और चेक करते जाएंगे कि डी ऑर्बिटल किसका फुल फील्ड है किसका नहीं है। सबसे पहले हमारा स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 21, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, Sc3+ का हो जाएगा आर्गन 18, ये हो जाएगा 3d0 और हो जाएगा 4s0। ठीक है, अब बात करते हैं हम मैंगनीज 2+, तो मैंगनीज का तो ऐसे एटॉमिक नंबर होता है हमारा 25, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो हो जाएगा AR यानी 18, 3d5 एंड 4s0। ठीक है, तो यहाँ क्या दिखा दे रहा है, यहाँ दिख रहा है मैंगनीज में इलेक्ट्रॉन कितने डी ऑर्बिटल में 5, यानी ये तो हमें शो कर गया कलर, यही शो कर गया ये कलर है। ठीक, अदर ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, जिंक 2+,
तो जिंक 2+ का कितना होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे जिंक 2+ का, ठीक है 2+ का लिखना है हमें, इन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो यानी 28, तो हो जाएगा 3d10 4s0, ठीक। यहाँ भी डी ऑर्बिटल पूरा फिल हो गया और लास्ट बेच के हमारा टाइटेनियम 4+। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 22, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा AR और 3d0 और 4s0। तो देखो यहाँ पर किसका डी ऑर्बिटल 1 से लेकर 9 तक में किसके पास डी ऑर्बिटल में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कलर शो करेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैंगनीज। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn2+ आयन इज, ठीक है। इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें बताना है स्पिन ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट Mn2+ का सबसे पहले करो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैग्नीज 2+ का। तो इसका जब मैग्नीज 2+ का करोगे तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अच्छा M2+ आए ना, M2+ आए मतलब Z2+, ठीक है M। इसका एटॉमिक नंबर होता है Z की वैल्यू 27 मॉलिब्डेनम। तो आर्गन 3d7 और 4s0, यानी डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कितने बना लेते पहले बॉक्स 1 2 3 4, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन को फुल करते जाते हैं, पहले क्या करेंगे, पहले हाफ फिल करेंगे यानी 1 2 3 5 6 7, कितने बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए आपके पास, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। तो हमारा स्पिन डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसको डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू √n इंटू n+2, जहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा √3 इंटू 3 + 2, यानी हो जाएगा ये √15, और √15 की वैल्यू होती है 3.87, Bm मतलब बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है 3.87, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का हमारा झारखंड बोर्ड क्लास 12 सेट 3 का डिटेल सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट को आप हम चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं कह चुका हूँ, हर वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकता है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।